हेलो एवरीवन। आज मैं आपको किडनी फेल्योर के बारे में बताऊंगा। किडनी फेल्योर क्या है, कब बोलते हैं कि किडनी फेल हो गया है, क्या सिम्टम होता है, उस समय कैसा खान पान होना चाहिए, फिर उसमें जो डायलिसिस का एक प्रोसीजर है एलोपैथी में, अंग्रेजी दवाओं में, वो क्या चीज़ है, कब कराई जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, और डायलिसिस के अलावा और भी कोई इलाज है जो परमानेंटली हमें इससे छुटकारा दिला सके, किडनी ठीक कर सके। ये सारी चीज़ें आपको आज बताई जाएंगी इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। किडनी फेल्योर, देखिए किडनी का जो मेन काम होता है वो बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का होता है। फिल्टर करके जो गंदगी है, जो ज़्यादा लिक्विड है बॉडी में, ज़्यादा पानी है, उसको बाहर करने का काम होता है। लेकिन ये जब दोनों काम ठीक से नहीं हो पाते हैं तब इसको किडनी फेल्योर कहा जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि कब किडनी फेल्योर बोलेंगे। अगर किसी को कम पेशाब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किडनी फेल्योर में आ गया। जब किडनी 85 से 90% तक काम करना बंद कर दे तब किडनी फेल्योर बोला जाता है। इस कंडीशन में जीएफआर जो होता है वो 15 के नीचे चला जाता है, जो टेस्ट में हमें पता चलता है। अब इसकी कॉज क्या क्या होते हैं, कैसे होता है। देखिए, सीवियर डिहाइड्रेशन मेन कॉज है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी को वोमिटिंग, डायरिया या सीवियर बर्न या सीवियर मेंस्ट्रुएशन या सीवियर ब्लीडिंग, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी का लिक्विड लॉस हो जाए, वो सीवियर डिहाइड्रेशन में आता है। वो सारी कंडीशंस आती हैं। ये एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट किडनी फेल्योर की कंडीशन होती हैं। बाकी जो क्रॉनिक में आता है वो हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, लीवर फेल्योर यानी लीवर सिरोसिस होता है जो उसमें होता है, पैरालिसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में होता है, इनलार्ज प्रोस्टेट में हो सकता है, लार्ज किडनी स्टोन्स हो जाए तो भी हो सकता है, यूरिन ठीक से पास नहीं करेगा। किडनी सिस्ट में हो सकता है, अगर सिस्ट बड़े हों तो। कैंसर में हो सकता है, एसएलई, मल्टीपल माइलोमा, परप्यूरा, स्क्लेरोडर्मा और बहुत सारी बीमारियों में ये हो सकता है। ये कॉज हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कॉज हैं जो दवाओं से संबंधित है, जैसे टॉक्सिक एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स। ये चाहे आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या जो आप पैकेजिंग वाले खान पान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये मिल सकता है आपको, या कहीं और इन्वायरमेंटल ये मिल सकता है। कीमोथेरेपी से हो सकता है। और कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, और भी कुछ मेडिकेशंस हैं, उनसे भी ये हो जाता है किडनी फेल्योर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। देखिए, जो मेन इसका साइन सिम्टम होता है, सिम्टम तो इसका है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और साइन है इडिमा, यानी स्वेलिंग हो जाती है चेहरे पे, और चेहरे से शुरू होता है, नीचे की ओर जाता है स्वेलिंग। यूरिन आउटपुट जो होता है वो 500 ml से कम हो जाता है 24 घंटे में। ये इसके मुख्य साइंस और सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर किसी को काफ़ी समय से है तो उसको नौजिया बराबर बना रह सकता है, फटीग यानी थकावट लगी रह सकती है, पेन या प्रेशर हो सकता है चेस्ट में, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ईची स्किन, खुजली, चर्म रोग, ये सब हो सकता है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन ये तो लेट स्टेज होता है, उसमें हो सकता है। इसको अल्टर्ड सेंसोरियम भी कहा जाता है। ब्लड या प्रोटीन यूरिन में आ सकता है, और सीजर्स यानी झटके आ सकते हैं उस समय अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो, या कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो ये इसके सीवियर कंडीशन के सिम्टम्स हैं या क्रॉनिक कंडीशंस के। अब इसमें डाइट कैसे देनी चाहिए। देखिए, इसमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है। प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटीन नहीं देना चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं देंगे तो यूरिन से ऐसे ही प्रोटीन निकल रहा है बाहर, एल्ब्यूमिन निकल रहा है, एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है। तो प्रोटीन का काम क्या है कि जो स्वेलिंग है उसको कम करके रखना, तो वो एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो वेट तो लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ एल्ब्यूमिन भी नहीं बनेगा और स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे प्रोटीन रिच डाइट की इसलिए ज़रूरत है। इसमें मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी तरह का तंबाकू और अल्कोहल नहीं लेना है, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड होगा। ब्रेड नहीं लेना है क्योंकि इसको बनाने में सोडा का इस्तेमाल होता है, सोडियम होता है उसमें। कोल्ड ड्रिंक में सोडियम होता है, सोडा इस्तेमाल होता है। शुगर फ्री नहीं लेना है, इससे किडनी इंजरी ज़्यादा होती है।
इस तरह के जो भी मटेरियल्स हैं वो नहीं लेने हैं। जो डाइट में सॉल्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। 6 मिलीग्राम से ज़्यादा 24 घंटे में डाइट में सॉल्ट नहीं होना चाहिए। 6 मिलीग्राम अगर आप नहीं नाप सकते हैं तो 6 चुटकी समझ लीजिए, 3 चुटकी सुबह के खाने में, 3 चुटकी शाम के खाने में। इससे ज़्यादा नमक वाला कोई भी आइटम नहीं खाना है। नमकीन लिक्विड इंटेक जो होगा 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 24 घंटे में। अगर ज़्यादा लेंगे तो स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ेगी, इडिमा ज़्यादा होगा। शुगर रेस्ट्रिक्टेड लेना है, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है जो नॉर्मल शुगर होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को लेते हुए। इसका जो एलोपैथी में यानी अंग्रेजी दवाओं में इलाज है वो डायलिसिस है। डायलिसिस का काम क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है और क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर करके मेंटेन करके रखता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत सारे डायलिसिस के। एक तो ये कॉस्टली होता है, हफ्ते में 1 बार से लेके 3 बार तक कराया जाता है सीवियर कंडीशंस में। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की ये लंबी लिस्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग हो गया, फटीग हो गया, थकान लगी रहना हमेशा, ड्राई माउथ, फेंट हो जाता है पेशेंट, बैकएक होता है, पेट दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, हेडेक होता है, इची स्किन होता है, मसल्स क्रैम्प्स, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, स्लीपलेसनेस, हेमरेज, अनीमिया, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हाइपोथर्मिया, बोन वीकनेस, जॉइंट पेन या गाउट, डिप्रेशन या साइकेट्रिक कंप्लेंट्स हो सकती हैं, इम्पोटेंसी, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, ब्लड क्लॉट, एब्डोमिनल पेन या फीवर हो सकता है। ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स ऑथेंटिक मेडिकल की वेबसाइट से निकाली गई हैं, वहाँ से नोट करके यहाँ पे सारा डेटा दिया जा रहा है आपको। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इटैलिक में हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, हर्निया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है बहुत ज़्यादा डायलिसिस कराने की वजह से, क्योंकि डायलिसिस के समय फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन भी होता है जिसमें डेक्स्ट्रोज ज़्यादा होता है और उसका ज़्यादा समय से यूज करने की वजह से वेट गेन होता है। फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस, एनाफाइलेक्सिक शॉक, कोमा या डेथ तक हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आते हैं इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, परमानेंट इससे कैसे निकलेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाओं में, एलोपैथी में इसका कोई इलाज है नहीं। जब तक पेशेंट को शुरुआत में दवा पे रखा जाता है, जब दवाएं उनकी फेल हो जाती हैं तब डायलिसिस शुरू की जाती है। फिर डायलिसिस धीरे धीरे पहले महीने में 1 बार होगा, फिर 2 हफ्ते में 1 बार होगा, फिर हफ्ते में 1 बार होगा, फिर 3 बार होगा। ऐसे करते 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 जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी तब आपको बोला जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, जिसका खर्च 20 लाख से शुरू होता है। 20 लाख कहा जाता है लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 30-40 भी पहुंच जाता है। और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ही लोगों में ये सक्सेसफुल हुआ है आज तक, बाकी सब में सक्सेस नहीं होता है ये, क्योंकि दूसरे बॉडी का ऑर्गन कोई दूसरी बॉडी एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती है, वो भी तब जब पूरी तरह से बिगड़ चुका हो पूरा सिस्टम ही। तो खाली एक ऑर्गन को बदल के पूरे सिस्टम को नहीं ठीक किया जा सकता। लास्ट में पेशेंट मर जाता है, ठीक नहीं होता कभी। तो इसका जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जहाँ पे इसका परमानेंट इलाज है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो है होम्योपैथी। लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में, किस स्टेज में होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं और होम्योपैथी में कितने अच्छे डॉक्टर के पास आप आ रहे हैं। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सबका इलाज एक जैसा नहीं होता और हर डिजीज़ कंडीशन ठीक नहीं हो सकती। ये दोनों बातें होती हैं। तो आप जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी शुरू करेंगे इलाज को, उतने ज़्यादा चांसेज है आपके पूरी तरह से क्योर हो जाने का, ठीक हो जाने का, ज़िंदगी भर दवा नहीं चलेगी। और जितना लेट में आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस कम होते चले जाएंगे। लेकिन इन कंपैरिजन आपका ट्रीटमेंट सस्ता होगा तब भी होम्योपैथी में, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी यानी जीवन काल होगा वो लंबा बढ़ जाएगा। तो ये आपका डिसीजन है, मेरा काम था आपको जागरूक करना। आगे का डिसीजन आप खुद लीजिए। धन्यवाद।